बेरोजगारी जिस तरह देश में बढ़ रही है, यह आम लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। लेकिन बढ़ती महंगाई के दौर में भी सरकार आम लोगों की कमर तोड़ने में पीछे नहीं हट रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूज़ चौपाल में। आज भारत सरकार पिछड़े वर्ग और दलितों का तो काफ़ी ध्यान रख रही है और उनके लिए अलग अलग तरह की योजनाएं भी चला रही है ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सके। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन पर सरकार का किसी तरह से कोई ध्यान नहीं है। हाल ही में जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में कई सारी ऐसी नई घोषणाएं हुई हैं जिसकी वजह से आम आदमी और ज़्यादा टैक्स के तले दबता जा रहा है। इस समय जो टैक्स को लेकर नए फैसले लिए गए हैं उनका काफ़ी विरोध देश भर में देखा जा रहा है, लेकिन यह विरोध मजाक के तौर पर लिया जा रहा है। इस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कई सारे मीम्स सोशल मीडिया पर बनाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जीएसटी को लेकर कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जो कि मिडिल क्लास की समझ से पूरी तरह से बाहर देखे जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं किस तरह से जीएसटी काउंसिलिंग में निर्मला सीतारमण द्वारा टैक्स को बढ़ाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक के दौरान लिए गए कुछ बड़े फैसले, जिसमें पुरानी गाड़ी बेचने पर पहले 12% टैक्स देना होता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 18% तक कर दिया गया है। वहीं पॉपकॉर्न जैसी चीज़ों को भी सरकार द्वारा नहीं छोड़ा गया है। पॉपकॉर्न को भी अब 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो नमक और मसाले वाले अनपैक्ड पॉपकॉर्न पर 5% टैक्स लगेगा। वहीं पहले से जो पैक्ड पॉपकॉर्न है उस पर 12% टैक्स लगेगा। इसके साथ ही जो कैरेमल पॉपकॉर्न है उस पर 18% टैक्स लगने वाला है। वहीं इस समय लोगों को यह अंदाज़ा था कि इस बार की जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स घटाने या हटाने पर फैसला लिया जाएगा ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके। लेकिन यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए टैक्स को लेकर किसी तरह का कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। यानी कि जिस पॉपकॉर्न को खाते खाते आम नागरिक यह सोच रहा था कि शायद हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम हो जाएगी, लेकिन अब उसको पता चला कि उसके साथ में जो पॉपकॉर्न रखा हुआ है उसके ऊपर भी अलग तरह से टैक्स लगा दिया गया है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स हटाने का इस समय कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस समय सरकार के पास इतना समय है कि वह पॉपकॉर्न को 3 कैटेगरी में बताकर उस पर अलग अलग तरह से टैक्स लगा रही है, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि वह हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जैसे मुद्दों पर जल्दी से कोई फैसला ले सके। इसीलिए इस समय देश भर में इस तरह के फैसले से सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अब लग रहा है कि आम नागरिक सिर्फ अलग अलग तरह से टैक्स भरने के लिए ही पैदा हुए हैं। इसमें एक और सबसे बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पुरानी गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स को भी बढ़ा दिया गया है। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में पुरानी गाड़ियों को बेचने पर लगने वाले टैक्स को और बढ़ा दिया गया है। जैसे ही यह ऐलान किया गया उसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। इस समय आम लोगों का यह सवाल है कि सेकेंड हैंड गाड़ी बेचने पर पहले से ही 12% टैक्स है, ऐसे में उसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। वहीं देखा जाए तो आज एक आम नागरिक सेकेंड हैंड कार किसी नुकसान की भरपाई करने के लिए या फिर उसे नुकसान होने पर बेचता है। इस पर भी यदि टैक्स बढ़ा दिया जाए तो यह मिडिल क्लास लोगों के लिए किसी ज्यादती से कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। जीएसटी काउंसिलिंग के बाद निर्मला सीतारमण जी द्वारा एक बयान दिया गया, जिसके बाद लोगों के बीच में और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ चुका है। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि जिस दाम पर कार खरीदी गई है, जिस दाम में अब पुरानी कार बेची जा रही है, उसके अंतर पर 18% टैक्स देना होगा। यानी कि उनके अनुसार कार को बेचने पर उसकी कीमत में आने वाले बीच के अंतर पर आपको टैक्स देना होगा। उसमें जो भी डिफरेंट आएगा उस कीमत पर टैक्स लगाया जाने वाला है। यह फैसला आपको जितना सरल और सीधा नज़र आ रहा है, यह उतना ही टेढ़ा होने वाला है, क्योंकि इस फैसले के बाद तो लोगों को और भी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। एक उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से इसका असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। मान लीजिए यदि आपने कोई कार 2015 में 6 लाख रुपए में खरीदी है और उसे आप 2024 में 1 लाख रुपए की कीमत के साथ बेचते हैं। इस तरह से इस कार के बीच के अंतर को देखा जाए तो वह 5 लाख रुपए है। यानी कि आप 5 लाख रुपए के नुकसान में इस कार को इस समय बेच रहे हैं। ऐसे में सरकार का कहना है कि जो भी अंतर इन दोनों दामों के बीच में आया है उस पर आपको 18% देना है। यानी कि आपको 5 लाख रुपए पर 18% टैक्स देना है, जो कि 90,000 रुपये हो जाता है। ऐसे में एक आम नागरिक यदि 1 लाख में अपनी पुरानी कार बेचता है तो उसे 90,000 तो टैक्स ही देना पड़ जाएगा।
उसके पास मात्र 10,000 रुपये बचेंगे। ऐसे में अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या इस तरह का फैसला सही है। लेकिन इस बारे में जब सवाल खड़ा हुआ तो सरकार का कहना है कि यह टैक्स सभी के लिए नहीं है, जो भी रजिस्टर्ड वेंडर हैं उन्हें ही यह टैक्स देना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय यूज्ड गाड़ियों का मार्केट 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा है, जो कि 2028 तक करीब 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा होने वाला है। ऐसे में सरकार चाहती है कि इस तरह से टैक्स बढ़ाने पर सरकार का खजाना और बढ़ जाएगा और इससे आने वाले पैसे को सरकार कई अन्य योजनाओं में लगाएगी। दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं कि हम तो टैक्स नहीं भरते हैं तो इस तरह से टैक्स का हम पर कोई असर नहीं होगा, तो आपको बता दें कि आज देश का हर एक आम नागरिक टैक्स देता है। यदि आपको कोई बाजार से बिस्किट खरीदना है या फिर पेट्रोल भरवाते हैं तो भी आपको टैक्स देना होता है, क्योंकि आज सरकार हर चीज़ पर जीएसटी लगा चुकी है। कुल मिलाकर देश में ऐसी 1300 सर्विसेज और चीज़ें हैं जिन्हें खरीदने पर हम सरकार को सीधे तौर पर टैक्स देते हैं। इसीलिए टैक्स भरने के बदले सरकार से शिकायत करने का हक हर किसी को है। लेकिन वहीं अगर टैक्स रिटर्न फाइल करने की बात की जाए तो ऐसे लोग देश में काफ़ी कम हैं जो कि टैक्स पेयर हैं। आपको बता दें कि भारत की पॉपुलेशन इस समय कुल 140 करोड़ के लगभग है, लेकिन वहीं सालाना इनकम टैक्स भरने वालों को देखा जाए तो वह सिर्फ 4 करोड़ लोग ही हैं। ऐसे में पॉपुलेशन का 2.86% लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं। इसमें कुछ बिजनेसमैन हैं और कुछ नौकरी भी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतने बड़े देश में सिर्फ 4 करोड़ लोग ही टैक्स के दायरे में क्यों आते हैं, जबकि हर कदम पर एक आम आदमी टैक्स भर रहा है। उसके बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती है। आज आप देख सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली किस तरह से भर भर कर टैक्स देते हुए नजर आ रही है, लेकिन आज उनके लिए देश में कोई भी बात नहीं कर रहा है। जो मिडिल क्लास आदमी 30% से 35% तक टैक्स देता है उसे किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मिडिल क्लास फैमिली को ना ही शिक्षा में कोई ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, ना ही किसी अन्य चीज़ों में। उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी अहम चीज़ों में भी कोई अलग से सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वह इलाज करवाने के लिए भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहीं उनकी सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है। ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सरकार आम आदमी की पूछ परख क्यों नहीं करती है। तो इसका भी एक बड़ा कारण यह है कि वह वोट बैंक में काफ़ी पीछे हैं। एक उदाहरण के लिए देखें तो विदेशों में वोटर के अनुसार टैक्स पेयर की संख्या अलग अलग देखी जाती है। जैसे यदि नॉर्वे में 100 लोग वोट देते हैं तो 100 लोग टैक्स भरते हैं। वहीं कनाडा की बात की जाए तो 100 लोग वोट देते हैं, उसमें 95% लोग टैक्स भरते हैं। लेकिन ऐसे में जब भारत की बात की जाए तो भारत में 100 लोग वोट देने जाते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 7 लोग ही टैक्स भरते हैं। यहाँ पर 93 लोग टैक्स नहीं भरते हैं। भारत में सिर्फ 10 करोड़ लोगों का आंकड़ा ही एक ऐसा है जो कि टैक्स रिटर्न फाइल करता है, जबकि देश की आबादी 140 करोड़ के पार जा चुकी है। ऐसे में अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यही लगता है कि यह जो 7% लोग हैं उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं 93 लोग तो ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना टैक्स के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ऐसे में अब इसका असर सभी आम नागरिकों पर पड़ते हुए देखा जा रहा है। इसीलिए सरकार शायद पॉपकॉर्न से लेकर पुरानी गाड़ियों पर भी टैक्स लगाने के लिए बेकरार है। वैसे आम आदमी को हर साल यही लगता है कि जब भी बजट पेश होगा तो निर्मला सीतारमण सूटकेस में उनके लिए डेयरी मिल्क लेकर आई होंगी, लेकिन बजट आते ही उन्हें समझ आ जाता है उन्हें डेयरी मिल्क देना तो दूर, सरकार उन्हें खुद ही किसी डेयरी में बांधकर उनका मिल्क निकालना चाह रही है। इनकम टैक्स कम होना तो दूर, उन्हें पता लगता है कि सरकार ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ाकर शेयर मार्केट से पैसा कमाने की हसरत पर भी पोछा लगा दिया है। जो लोग रियल एस्टेट में मकान खरीद कर पैसा कमा लेते थे, सरकार ने आज उनके ऊपर भी अलग अलग तरह के टैक्स लगाकर उन पर भी रोक लगा दी है। वहीं आम आदमी के हाथ में ज़्यादा सैलरी ना आ जाए, इसके लिए सरकार पहले से ही तैयारी करके बैठ जाती है। वैसे इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों का यह भी सवाल हो सकता है कि ऐसे कई देश हैं जहां पर भारत से भी ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। तो यह बात सही है, कई देशों में भारत से भी ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, लेकिन वहां पर इतना टैक्स दिया जाने के बाद उन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों का बिल नहीं देना पड़ता। वहीं उन देशों में इतना टैक्स देने के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में लाखों रुपए फीस नहीं देना होता। वहाँ की एजुकेशन और हेल्थ क्वालिटी भारत से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। और आज यही आम आदमी का सबसे बड़ा अफसोस है कि टैक्स तो अमेरिका वाला लिया जा रहा है, लेकिन सुविधाएं युगांडा जैसे देश की मिल रही हैं। यूरोप के कई देश ऐसे हैं
जहां पर बाथरूम के नल से भी पानी पिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इस टैक्स पेयर को साफ पानी पीने के लिए घरों में आरओ लगवाने पड़ते हैं और वही आरओ साल भर सही चलता रहे उसके लिए उसे सालाना हज़ारों रुपए उसकी मेंटेनेंस पर भी खर्च करना पड़ता है और इस मेंटेनेंस लगने पर जीएसटी फिर से देना पड़ता है। वहीं घरों में बिजली कट हो जाए इसके लिए इन्वर्टर भी लगाना पड़ता है और इस इन्वर्टर को खरीदने के लिए भी अलग से टैक्स देना पड़ता है। वहीं घरों में साफ हवा के लिए एयर प्यूरीफायर भी लगाने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, सरकार को लगता है कि एयर प्यूरीफायर एक लग्जरी गुड्स है और इस पर भी 18% जीएसटी लिया जा रहा है, जबकि सरकार जानती है कि आज देश की एयर क्वालिटी 450 से भी ऊपर हो चुका है। ऐसे में क्या सरकार को इस तरह की चीज़ों पर भी टैक्स लगाना उचित है? इतने सारे खर्च करने के बाद एक आम आदमी अपना भविष्य संवारने के लिए यदि म्यूचुअल फंड में 2 पैसे इन्वेस्ट करता है, वहाँ भी स्टार लगाकर लिखा होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक रिस्क है और यह रिस्क उठाकर वह यदि जैसे तैसे 2 पैसे कमा भी लेता है तो सरकार चाहती है कि जो भी पैसा इस पर कमाया है उस पर भी सरकार को 20% देना होगा। तो दोस्तों, यह है एक आम आदमी की कहानी। पहले तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और करने के लिए नौकरी नहीं है, और नौकरी निकल भी जाए तो एग्ज़ाम नहीं होती है, और नौकरी मिल जाती है तो इतनी सैलरी नहीं मिलती है कि वही सैलरी ज़्यादा हो तो उसे टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स देने के बाद भी वह सुविधा नहीं मिलती है जिसकी उसे ज़रूरत है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है देश के हालात क्या हैं और क्या मिडिल क्लास लोगों पर लगातार लगाए जाने वाले इस तरह के टैक्स वाजिब हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।